सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना ये लॉन्च की गई। तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र उन्होंने श्रमिकों के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को भी शुरू किया है। वैसे अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही लॉन्च किया गया है और जो श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड है उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा। और याद रखना, इस तरह गुजरात श्रमिकों के लाभ के लिए इस अनूठी योजना को प्रयोग आधार पर यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यानी कि प्रैक्टिकली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब है क्या फायदा इसका? तो इसमें 289 और 499 रुपीस के प्रीमियम में श्रमिकों को मृत्यु या आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता मिलेगी सरकार की ओर से। मतलब अगर उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी, जो भी उसका बेटा होगा, जो भी उसके परिवार वाले होंगे, उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर श्रमिक विकलांग हो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु नहीं होती, वो विकलांग हो जाता है, तो फिर उस श्रमिक को ही 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पर मृत्यु के केस में 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही सही, उसके अलावा उसके बच्चों को 1 लाख रुपए की शिक्षा सहायता भी दी जाएगी। ये फर्क रहेगा। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं या फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाल श्रमिक विद्या योजना को किसने शुरू किया था, किस राज्य ने? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और श्रमिक मित्र योजना को किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा दिल्ली ने। और मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना, इसको शुरू किया था त्रिपुरा ने। वैसे विश्व श्रमिक दिवस ये तो बता दो, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। अब बात यहाँ पे गुजरात की भी हो रही है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, यहाँ की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आप जानते हो भारत में कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो आंसर होगा गुजरात। और विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। और बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ था। और 2022 में 36 नंबर का नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में हुआ था। 2023 में 37 नंबर के नेशनल गेम्स गोवा में होंगे। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये बना गुजरात। और भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी थी सूरत में। और सूरत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बनेगा। और गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा। और गुजरात के भुज में बना है देश का पहला भूकंप स्मारक जिसका नाम है स्मृति वन। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 100% बीमाकृत होने वाला तेलंगाना का पहला गांव कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मुखरा। तो तेलंगाना में आदिलाबाद जिले का एक गांव है मुखरा, जो 100% बीमाकृत होने वाला राज्य का पहला गांव बन गया है। मतलब गांव के हर परिवार का बीमा हो रखा है। और इस मुखरा गांव को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें अगर बात करें तो इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर का ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पुरस्कार और स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान शामिल है। और विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पिछले साल दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार इसे मिला। और 2020 के लिए जैविक विविधता पुरस्कार और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भी इसने जीता है। और इस गांव को खुले में शौच मुक्त का टैग भी मिला हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट गांव जो अभी न्यूज़ में रहे थे, एक बार मैं आपको उनका भी रिवीजन करा दूं। देखो, अभी देश का पहला गांव कौन सा बना था? ये उत्तराखंड का माणा गांव बना था, जो कि अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर के भाषण दिया था और कहा था ये पहला गांव है, माणा गांव उत्तराखंड का है। और देश का पहला बायो विलेज ये त्रिपुरा का दासपारा गांव है। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव ये गुजरात का मोढेरा गांव है। अच्छा, हर घर आरओ वाटर पहुंचाने वाला पहला गांव ये उत्तर प्रदेश का भरतौल है। और देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज ये केरल का कुंभलांगी गांव है। और जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर का जेरी गांव है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहिए मुझे कि देश का पहला जिला कौन सा है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? ये बताओ कौन सा गांव है और किस राज्य का है? हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा एडगर्स रिंकेविक्स।
अच्छा, एक सच्ची बात बताऊं इस प्रश्न की, तो ये जो नाम है ना, ये आप ऑलरेडी याद कर चुके हो। हमने करंट अफेयर्स में एक अपॉइंटमेंट पढ़ा था, वहां पे आपने इनका नाम पढ़ा था, याद आया। एक बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक देश है, जिसका नाम है लातविया, जिसके अभी प्रेसिडेंट बने थे वो यही तो थे, एडगर्स रिंकेविक्स। अब तो आपको याद आ गया होगा। और अभी इनको ही यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रपति के रूप में भी चुन लिया गया है, या यूं कहूं कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य राज्य के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं ये। और किस देश के हैं ये राष्ट्रपति वैसे? लातविया के। लातविया की कैपिटल जरूर याद रखना, रीगा है, करेंसी तो यूरो है ही सही। अच्छा, बाल्टिक कंट्रीज मैंने बोला आपको, बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो ये हो गया लातविया, एक एस्टोनिया हो गया, और एक लिथुआनिया हो गया, ये ध्यान रखना। बाकी किरियाकोस मित्सोटाकिस, ये ग्रीस के अभी प्रधानमंत्री बने थे। ये जो नाम लिखे हैं ना, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे व्यक्ति, तो याद होने चाहिए आपको। बाकी पेटेरी ऑर्पो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने, और मिगुएल डियाज ये क्यूबा गणराज्य के, क्यूबा रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने। वैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य देश हैं 27। 27वां बना था क्रोएशिया। और याद रखना, क्रोएशिया एक और कारण से न्यूज़ में था, क्योंकि अभी ये 20वां देश बना यूरो करेंसी को अपनाने वाला। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर को किस देश में चालू किया गया? तो आंसर होगा फिनलैंड में। और अगर आपसे पूछे कि यूरोपीय संघ ने पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया कहाँ पे? स्वीडन में। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जुलाई को। तो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाते हैं। इम्पॉर्टेंट डे, ये याद रखना। इस बार की थीम है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। वैसे थीम बड़ी है, लेकिन ये आगे का हिस्सा मैंने ले लिया ताकि आपको याद रह जाए। अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। अच्छा, पॉपुलेशन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब हमारे 2011 की जनगणना से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनमें से कुछ। और आपको जानते ही हो, चाइना से आगे निकल चुके हैं हम जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, उसको तो क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा, पहला प्रश्न सुनो। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना ये कब शुरू होती है? 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। और अगर पूछे कि जनगणना 2011 ये देश की कौन से नंबर की जनगणना है, तो वैसे तो 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करेंगे तो 7वें नंबर की है। और आप जानते ही हो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य, तो ये कौन सा है? ये बिहार है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये अरुणाचल प्रदेश है। बाकी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आप जानते ही हो, केरल है। और केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी यहीं पर है। और न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो वाला राज्य ये आपका हरियाणा है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए यहाँ पे। तो अब जैसे हर डे वाला क्वेश्चन आता है, उस महीने के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। तो अब मैं इस महीने के डेज आपको यहाँ पे रिवाइज नहीं कराऊंगा। आप खुद कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अभी तक कौन कौन से डेज हम मना चुके हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा के राजारमन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो अभी दूरसंचार सचिव हैं के राजारमन, और इनको सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया है। वे इंजेती श्रीनिवास की जगह लेंगे। और IFSCA की बात करें, इसका गठन होता है अप्रैल 2020 में। हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त बने। संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और गंजी कमलावी राव फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, नवंबर 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा बैंकॉक में। तो इस साल नवंबर में
तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन कौन कर रहा है? वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन, जिसके ट्रस्टी हैं स्वामी विज्ञानानंद। अच्छा, ये तीसरा है। तो पहला कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? 2014 में नई दिल्ली में। दूसरा सम्मेलन 2018 में हुआ था अमेरिका के शिकागो में। और अब तीसरा हो रहा है 2023 में थाईलैंड के बैंकॉक में। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और उससे निपटने के तरीकों के साथ ही हिंदुओं की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी इस सम्मेलन में। वैसे आप जानते हो, अभी 17वां भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन ये हुआ था नई दिल्ली में, और 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी गोवा में। पहला खनन स्टार्टअप सम्मेलन ये मुंबई में हुआ, और इस साल दिसंबर में वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन होगा ये तिरुवनंतपुरम में। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय आम महोत्सव जिसका नाम रखा है आम रस, इसका उद्घाटन किस देश में किया गया? रशिया में। अभी उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, और रशिया में भारत के जो राजदूत हैं पवन कपूर, उन्होंने रशिया की कैपिटल मॉस्को में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 5 अलग अलग तरीके के जो आम की किस्म हैं उनको रखा गया, जैसे कि दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, मल्लिका आम, आम्रपाली आम। तो पहले तो वहाँ पे जो रशियन व्यापारी हैं उन्होंने इन आमों के मजे लिए। फिर हमने कहा अरे भैया ऐसा है, ये तो एक ही है, अगर और आम चाहिए तो भारत आओ, मतलब उत्तर प्रदेश में निवेश करो। हमने उनको मोटिवेट किया, यहाँ आने के, यहाँ निवेश करने के फ़ायदे बताए, इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के फ़ायदे बताए। वरना अंग्रेज तो चटोरे हैं, वो तो हमारे सारे आम खा जाएंगे, निवेश भी नहीं करेंगे। तो याद रखना, आमरस महोत्सव कहाँ पे? रशिया में। इतना सा ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, बैलन डियोर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर होगा लुइस सोरेज। तो इनका नाम था लुइस सोरेज और इनका भी निधन हो गया। और इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार, जिसे कहते हैं बैलन डियोर, ये जीतने वाले एकमात्र पुरुष स्पेनिश व्यक्ति थे। उन्होंने 1960 में ये पुरस्कार जीता था। वे स्पेन की टीम में खेले जिसने 1964 की यूरोपीय चैंपियनशिप जीती, जो उनका पहला बड़ा खिताब था। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोला ना कि एकमात्र पुरुष फुटबॉलर, कहाँ के? स्पेन के, या यूँ बोलूँ कि एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर थे ये, जिन्होंने ये बैलन डियोर पुरस्कार जीता था। पुरुष मैंने यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि एक स्पेनिश मिडफील्डर हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, एलेक्सिया पुटेलस, जिन्होंने 2 बार महिला बैलन डियोर पुरस्कार जीता है, इसलिए वहाँ पे पुरुष लगाना ज़रूरी था। अगर मैं ऐसे बोलता कि एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर का निधन हो गया जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था, आप कह दोगे कि एकमात्र थोड़ी ना है स्पेनिश, एलेक्सिया पुटेलस भी तो जीत चुकी है, वो भी 2 बार, इसलिए मैंने पुरुष लगाया वहाँ पे। बाकी जॉन बी गुडेनफ के बारे में आप पढ़ चुके हो, लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे, निधन हो गया इनका। 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी ये बने थे। उसके अलावा पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मैक मैककार्थी का निधन हो गया, वे अमेरिकी थे। और गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे, इनका भी अभी निधन हो गया। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। तो मैक्स वर्स्टपन, और वैसे अब तो इनकी जन्म कुंडली आपको याद हो गई होगी, इतनी बार पढ़ लिया हमने। चलो बताओ फिर, किस कंपनी के ये ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ड्राइवर हैं। कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, नेशनलिटी क्या है? नीदरलैंड है। और अभी एक बार फिर उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2023 का खिताब भी जीत लिया है। और मायरे को ऐसा लग रहा है शायद ये अपने नाम का मतलब सही से समझ चुके हैं। नाम में क्या आ रहा है? मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम। इन्होंने सोच लिया भैया मैक्सिमम जीत हासिल करनी है, तब से जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं। लेकिन ये भी गजब आदमी है यार, मतलब बहुत डेडिकेशन चाहिए है। वो कहते हैं ना, ऊंचाई पे पहुंचना तो चलो एक बार के लिए आसान है, लेकिन ऊंचाई पे बने रहना, वहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वहाँ ऊंचाई पे आपको नीचे खींचने वाले बहुत हैं।
या आपके ऊपर पैर रख के आगे निकलने वाले बहुत हैं। तो अपने आप को नंबर 1 पे मेंटेन करना छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि 2023 में फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का ये कौन सा सीज़न है, 74 नंबर का, 74 बार। अच्छा, वैसे तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में, सिर्फ 2 पॉइंट मैं अलग से बताऊंगा, वो ध्यान रख लेना कि अभी सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी ये उत्तर प्रदेश करेगा। कहाँ पे होगी ये रेस? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। और ये भी याद रख लेना कि भारत की पहली फार्मूला ई रेस ये हुई थी कहाँ पे? हैदराबाद में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया? तो आंसर होगा डी गुकेश। तो अभी सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2023 टूर्नामेंट में अभी 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपने पहले मैच में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हरा दिया। विश्वनाथ आनंद, आप जानते हो ना, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे ये। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था, जिसे अब आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हो। इसमें पुरस्कार की राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। और अभी 2022 का ये पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है अचंता शरद कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर है, तमिलनाडु से हैं। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम है एस विजयलक्ष्मी। और वर्ल्ड चेस डे हम मनाते हैं 20 जुलाई को। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे अभी विश्वनाथ आनंद ही। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी, इस प्रश्न का उत्तर दो। और अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर के आया हूँ। आपको पता है कुछ समय पहले हमने एक फटाफट रिवीजन वाली सीरीज मैंने आप लोगों की स्टार्ट की थी, और उसमें कहा था कि इसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, स्टैटिक वगैरह में बीच बीच में इस तरह से पूछता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। मतलब कुछ भी ऐसी फिक्स चीज नहीं रखेंगे ताकि आप बोर हो जाओ। कभी स्टैटिक आ जाएगा, कभी करंट अफेयर्स में अवार्ड्स आ गए, कभी अपॉइंटमेंट्स आ गए, कभी मिलिट्री एक्सरसाइज आ गई। तो अभी 2-3 दिन से मैं स्टैटिक वगैरह लेकर के आ रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं स्टैटिक मत कराओ, करंट अफेयर्स कराओ। और कल हमारी ये फटाफट सीरीज हुई भी नहीं थी, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा था मैं कि क्या करूं और इसको कैसे अच्छा बनाऊं कि सबको पसंद आए और सबको फायदा भी हो। तो आज सबसे हटके में लेकर के आया हूं, आपको भी मजा आएगा। और ये इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। अभी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में लेकर के आ रहा हूं। और इसमें कोई फिक्स नहीं रहेगा कि सारे अपॉइंटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, सारे अवार्ड्स वाले क्वेश्चन है, मिक्स होंगे, ये मिसलेनियस, विविध। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा आपका, सरप्राइज टेस्ट होता है ना वो। अब जैसे कि मैंने ये यहाँ पे शो कर दिया, मैंने इसके आंसर छुपा दिए हैं। ये इंग्लिश में भी आप देख लो, इसके बाद ये हिंदी वाली शीट भी आपकी आ गई। अब आराम से इनके आंसर लगाओ। अब मैं वीडियो तो रोक नहीं सकता, आप वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, इनके आंसर लगाओ अपने आप से। कहीं रफ कागज में लिख लो भाई इसका आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर ये होगा। और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप आंसर चेक कर लेना। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा रिवीजन करने का। बाकी लास्ट डे के करंट अफेयर्स का तो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा इसे इसके बाद, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक मेथड में लेकर के आया, तो आपको कैसा लगा, ये पसंद आया, ताकि फिर मैं डेली इसे कंटिन्यू करूं। होता है कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो वीडियो भी लंबा नहीं होगा। मैंने कहा वीडियो को आप पॉज कर लो, अब फिर उसके बाद आप आंसर लगाओ, फिर उसमें आप 5 मिनट लो, 3 मिनट लो, वो आपकी प्रैक्टिस है। मैं तो 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए वीडियो को रोकूंगा, फिर आंसर बता दूंगा, तो हमारा काम भी हो जाएगा, वीडियो भी लेंथी नहीं होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया, ये भी बताना। चलो अब मैं आंसर बताता हूं आपको। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा, क्या पूछा था, कौन सा देश हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा चाइना। ये एशिया का पहला है और दुनिया का दूसरा है। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है? जर्मनी है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दी? तो आंसर होगा अमेरिका ने। और अभी अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? तो आंसर होगा मनप्रीत मोवंका सिंह। और किस सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया था? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया? और ये तो आज के करंट अफेयर्स में मैंने आपको रिवाइज करवाया था जब यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आंसर होगा क्रोएशिया। और स्वीडन ने 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीनों के लिए
यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। तो हमारी फटाफट वाली सीरीज में ये चेंज आपको कैसा लगा? अगर अब किसी को दिक्कत ना हो तो हम इसे कंटिन्यू रखें, अगर सबको बेनिफिट हो रहा हो तो। और हाँ, आप सबको बेनिफिट हो रहा है उसके लिए मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने क्रिक एग्जाम चैनल के बारे में भी सोचो कि कितना लो चला गया है अपना चैनल। आपको अच्छा लगता है क्या? तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, और कम से कम जो लोग देख रहे हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है तो कम से कम इसे लाइक तो करें। इतना भी स्वार्थी या सेल्फिश बनना अच्छी बात नहीं होती है। देखो, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, जो भी स्टडी ग्रुप होते हैं आपके टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, तो वहाँ पे एक बार शेयर कर दिया करो यार। मुझे भी अच्छा लगे मेहनत करने में, मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ। मेरे पास ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरह है नहीं कि 2-5 लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए कि भाई ये काम तुम कर लो, वो काम तुम कर लो। मेरे को A to Z सारा काम करना पड़ता है, फिर भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर मन खराब हो जाता है। बाकी देना ना देना तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकते हो आप लोग। शेयर कर दिया करो, बस इतना सा कहता हूँ। अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बनी? दीपिका देशवाल। फिर आपसे पूछा भी, किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की? राजस्थान। फिर पूछा, जुलाई 2023 में किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? मध्य प्रदेश ने। फिर पूछा, किस भारतीय को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य बनाया गया? वृंदा ग्रोवर को। फिर पूछा, अभी बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। फिर पूछा, 67वें नंबर के ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? कोलंबो में। फिर पूछा, ऑयल पाम अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? बी नीरजा प्रभाकर। फिर पूछा, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नाम की बुक को लिखा? सुधा पाई और सज्जन कुमार ने। फिर पूछा, भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा पंजाब। वैसे पंजाब और चंडीगढ़ टॉप पे हैं। फिर पूछा, अभी रशिया के रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? GK सतीश बन गए। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था BSF के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा नितिन अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।